गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि मोहनजोदाड़ो में क्या क्या चीजें आपकी रखी गई हैं, कैसे, यानी कि कौन से जिले में वो स्थित है, पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है, कितनी उसकी जनसंख्या थी, या फिर और भी कई सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज उसी क्रम में और चीजों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें, ये जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा स्थान है, एक बहुत बड़ा स्थल है, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं। देखें, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्चुअली तौर पर मोहनजोदाड़ो का मतलब होता क्या है, फिर मोहनजोदड़ो का मतलब होता क्या है, तो उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ध्यान रखें, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में इस शब्द का मतलब हिंदी में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसे कहा जाता है कंकाल या फिर मुर्दों का टीला। कंकाल या फिर मुर्दों का टीला। अब हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ चुके थे कि आखिरकार इसे कंकाल या फिर मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि जॉन मार्शल ने साफ तौर पर यह कहा कि यहां पर 7 बार बाढ़ आई और 7 बार ये डूबा, जिस वजह से हमने लास्ट वीडियो में भी चीजों को जानने की कोशिश की। तो ध्यान रखें, मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा यानी कि वो भाषा जो कि सिंधु नदी के इधर उधर चलती है उसे सिंधी भाषा का बोला जाता है, जिसका मतलब मुर्दों का टीला होता है। आप लोग इसे इंग्लिश में द माउंड ऑफ डेड कह सकते हैं। द माउंड ऑफ डेड कह सकते हैं। ये बातें क्लियर हुई? आई होप आपको ये मैटर समझ में आया होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो की तरफ। तो मोहनजोदाड़ो में एक और बात को समझते हैं। देखो, कहा ऐसा जाता है कि यहां के लोगों का जो रहन सहन था वो बहुत ही ज्यादा उम्दा था। राइट? वैसे अभी नगर नियोजन पढ़ना बाकी है, वो हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसकी और कुछ छोटी मोटी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां के लोगों का रहन सहन बहुत ज्यादा उम्दा है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहां के जो लोग हैं वो तब के अमेरिका और यूरोप के लोगों से कई गुना ज्यादा विकसित थे। अगर हमने कहा कि कैसे किस तरीके से हम लोग विकसित की पन की बात कर सकते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यहां के जो लोगों का जो घर बनाए गए हैं वो बहुत उम्दा तरीके से बनाए गए हैं। और कहा ऐसा जाता है कि इन लोगों में जो बड़े बड़े लोग होते थे, यानी कि जिनके पास में ज्यादा धन होता है उनको ऑब्वियसली, तो उन लोगों के जो घर होते थे वो बहुत मंजिला होते थे। साथ साथ में एक ही घर में कई सारे कमरे होते थे, ऐसा भी खुदाई में देखने को मिला है। साथ साथ में ऐसा कहा जाता है कि यहां के जो लोग हैं हर किसी के घर में एक तो स्नानागार बनाया हुआ है, साथ साथ में कूड़ादान भी हमको देखने को मिलता है, साथ साथ में कुआं भी देखने को मिलता है। तो यानी कि आप लगा सकते हैं कि हर किसी के घर में स्नानागार बना हुआ है, हर किसी के घर में कुआं बना हुआ है, तो और साथ साथ में शौचालय भी बने हुए हैं। और शौचालय ऐसे नहीं कि शौचालय जैसे कि भारत में हम लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है ना, ये शौचालय वैसे थे जैसे कि पाश्चात्य के होते हैं, जैसे कि पश्चिमी सभ्यता के शौचालय होते हैं।
क्लियर। तो इस तरीके के शौचालय भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अगर हमने इसके इनके घरों की बनावटों की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में भी समझ लिया था कि घर के जो दरवाजे होते थे वो मेन रोड की तरफ ना नहीं खुलते थे, वो कहां की तरफ, पीछे की तरफ खुलते थे। और ना ही इनकी जो खिड़कियां होती थी वो भी मुख्य की तरफ सड़क की तरफ खुलती थी, तो वो भी कहां की तरफ खुलती है, पीछे की तरफ खुलती है। तो हमने ये भी जानने की कोशिश की। साथ साथ में ऐसा कहा जाता है कि जो जो घरों को बनाने के लिए जो ईंटों का प्रयोग किया गया है, या फिर कहें स्नानागार को बनाने के लिए या फिर नालियों को बनाने के लिए जो ईंटों का प्रयोग किया गया है, वे ईंटें बहुत ज्यादा सॉलिड हैं, यानी कि पकी हुई ईंटें हैं, यानी कि आज की ईंटों से भी अच्छी ईंटें समझी जाती हैं, या फिर आज के आधुनिक ईंटों के बराबर समझी जाती हैं सॉलिडपन के मामले में। साथ साथ में ऐसा कहा जाता है ये जो ईंटें हैं, इन ईंटों पर परतें लगाई गई हैं, यानी कि नालियों में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है और स्नानागार में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है, इन ईंटों में जिप्सम और चारकोल का प्रयोग किया गया है। चारकोल का प्रयोग आखिर क्यों किया गया है, तो ये इसलिए किया गया ताकि अगर चारकोल की लेयर उसमें लगाई जाए तो पानी अगर उसमें टकरे तो पानी वहां से लीकेज ना हो पाए, बाहर की तरफ ना जा पाए। क्लियर। तो इस वजह से और भी कई सारे कारण हमारे पास में, परंतु इन कारणों से हम लोग ये कह सकते हैं कि हां, कि मोहनजोदाड़ो एक ऐसा स्थल है, या फिर हड़प्पा कहें, फिर हड़प्पा सभ्यता कहें, एक ऐसी सभ्यता है जो कि अन्य नगरों से या फिर अन्य जो विश्व में और भी सभ्यताएं चल रही हैं, उन सभ्यताओं में बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी। अभी तो हमने चैप्टर के कुछ अंश ही पढ़े हैं, अभी तो पूरा चैप्टर जब हमारे सामने पे आएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि आखिरकार क्यों हम इसको प्रथम नगरीकरण सभ्यता या फिर प्रथम नगरीकरण क्रांति के नाम से पुकारते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग और भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो कहा जाता है कि जैसे कि जॉन मार्शल कहते भी हैं कि यहां का जो स्नानागार है, बाय द वे, जो स्नानागार है वो तात्कालिक विश्व का आश्चर्य है, बाय द वे, यानी कि उस समय का एक आश्चर्य। जैसे कि आज के समय की हम बात करें तो ताजमहल जैसे आश्चर्य है, राइट। जैसे कि 7 आश्चर्यों में से ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है वो विश्व का पहले नंबर का आश्चर्य है कि कैसे, किस तरीके से इसको बनाया गया है, क्या दिमाग था उन लोगों के पास में, जैसे कि इन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से मोहनजोदाड़ो में जो बाथ मिला है हम लोगों को, स्नानागार जो हम लोगों को मिला है, वो उसके लिए, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके पानी जो वहां पे आता था वो सिंधु नदी का पानी वहां पे आता था। तो किस तरीके की कारीगरी को, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपनाया होगा। साथ साथ में यहां पे इस जो बाथ टब था, जो आप लोग स्नानागार कह सकते हैं, इस स्नानागार में और भी यानी कि उसके जो गंदा पानी था और घरों के गंदा पानी जो था उसको निकालने के लिए जमीन के अंदर क्या बनाई गई, नालियां बनाई गई हैं, और उन नालियों को ईंटों से ढक दिया गया है, ईंटों से ढक दिया गया। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज के भारत के लोगों से कई गुना आगे थे। वे अपने समाज के बारे में सोचते थे, वे अपने बारे में सोचते थे, तभी जाके वो सभ्यता इतनी ज्यादा भली पूरी है हम लोगों के पास में। क्लियर। और ध्यान रखें कि इस सभ्यता के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, और इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो चलिए कुछ और चीजों को हम लोग अब, जैसे कि मैं आपको डिस्कस भी कर रहा था कि हम बाद में पढ़ेंगे नगर नियोजन के बारे में, और ये वही नगर नियोजन है जो कि हड़प्पा में हम लोगों ने पढ़ा, और जो आगे चल के और भी कई सारे स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इस चीज़ को पिक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था वो 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक तो पश्चिमी टीला ये वाला हो गया, दूसरा पूर्वी टीला
ये वाला हो गया बाय द वे, विच इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। और ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे हम लोग पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से दोनों से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिमी टीले के बारे में। देखो, पश्चिमी टीले में कहा जाता है जो घर होते थे वो कम से कम 2 या 3 मंजिला होते थे। जो बड़े घर होते थे उनमें बहुत सारे कमरे होते थे, और छोटे जो घर होते थे उनमें 3 या 4 कमरे आपके होते थे बाय द वे, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, हर घर में कुआं जरूर मिलता था और साथ साथ में स्नानागार भी हमारे पास में मिलता था बाय द वे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देखो, पहली बात हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता में या फिर हड़प्पा का जो स्थल हमने पढ़ा था वहाँ पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि पश्चिमी टीले में जो लोग रहते थे वे कौन थे। एक तो प्रशासन वर्ग के लोग रहते थे और पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। साथ में हमने ये भी देखा था कि पश्चिमी टीला क्या है, 4 दीवारी से घिरा हुआ है। यानी कि पहले तो एक अंदर की 4 दीवारी हो गई ये वाली, ठीक, एंड दूसरी एक 4 दीवारी जो उसके भी बाहर होती थी यानी कि ये वाली। तो हमने ये क्लियर किया कि जो अंदर की जो 4 दीवारी होती थी वो कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, और बाहर की जो 4 दीवारी होती थी जिसे कि हम लोग दुर्ग भी कहते थे, उसे पक्की ईंटों से बनाया जाता था। एक और बात को ध्यान रखें, हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पक्की ईंटों को या फिर पकाई गई ईंटों को टेराकोटा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब देखें कि जो पश्चिमी टीला था, इस पश्चिमी टीले में पुरोहित आवास आपको देखने को मिले हैं। कैसे आवास? पुरोहित आवास देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा कि मोहनजोदाड़ो में जो पुरोहित आवास मिला है वो कौन से टीले से मिला है। ए ऑप्शन पश्चिमी टीले से, बी ऑप्शन पूर्वी टीले से, एंड सी ऑप्शन पश्चिमी टीला एंड पूर्वी टीला दोनों से, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें, पुरोहित आवास जो है वो पश्चिमी टीले से प्राप्त हुआ है। और पुरोहित हम पहले भी बात कर चुके हैं, पुरोहित जैसे कि गुरु होते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स होते हैं, या फिर कोई महंत होते हैं, उसी प्रकार से। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिमी टीले में ही हम लोगों के हमको क्या प्राप्त हुआ है, महाविद्यालय भी प्राप्त हुआ है। यानी कि स्कूल कॉलेजेस जैसे कि पहले की पाठशालाएं होती थी वो भी हम लोगों को प्राप्त पश्चिमी टीले में ही हुआ है। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट बात करेंगे, पश्चिमी टीले से एक और चीज हमको प्राप्त हुई है जिसे कहते हैं सभा भवन। सभा भवन वो भवन जहां पे लोग इकट्ठा होते थे और अपनी बातों को सामने पर रखते थे, लोगों के सामने पर रखते थे, और तब जाके कोई चीज का फैसला किया जाता है, या फिर अपने क्षेत्र के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, ये सारी की सारी बातें कहाँ पर होती हैं, सभा भवन में रखी जाती हैं। जैसे कि आज के समय पर हम बात करें तो हमारे पास 2 सदन हैं केंद्र में, जिसे कि राज्यसभा बोला जाता है और लोकसभा बोला जाता है, जहाँ पे कि क्या होती हैं, लोगों के बारे में जो सामाजिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, राइट। उसी प्रकार से राज्यों में यानी कि स्टेट्स में हमारे पास में एक तो विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषदें होती हैं, जहां पर सेम यानी कि सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, ठीक। साथ में नेक्स्ट बात करते हैं, देखें पश्चिमी टीले में ही अभी हम लोग देखें पश्चिमी टीले में और क्या चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। तो कहा जाता है कि पश्चिमी टीले से में हमारे पास में अन्नागार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अन्नागार प्राप्त हुए हैं, या फिर अन्न के कुठार प्राप्त हुए हैं। देखें कि आप लोगों में से मोस्टली लोग गांव से जुड़े हुए लोग होंगे और उन लोगों को ये पता होगा कि गांव में अनाज रखने के लिए या फिर चीज़ों को रखने के लिए किस प्रकार के पात्र का यूज़ होता है। तो उसी पात्र को एक्चुअली आपका अन्नागार यानी कि अन्न कोठार बोला जाता है। कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता की यह सबसे बड़ी इमारती संरचना थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा
सीधा सीधा सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि ये बताएगा कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना क्या थी और वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो वो अन्नागार थे जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुए, लोथल से प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु मोहनजोदड़ो से ये बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े बड़े आकार में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखें कि जो पश्चिमी टीला है, तो पश्चिमी टीले के मध्य में ही हम लोगों के पास में कुछ बृहद स्नानागार यानी कि बाथ टब भी हमको प्राप्त हुआ है। ये वो स्नानागार है जिसे बोला जाता है कि देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है। यानी कि उस टाइम के लोग इस चीज़ को बनाने में सक्षम थे, यानी कि उस समय के लोग इतने ज़्यादा दिमागी तौर पर परिपक्व थे कि वो इस तरीके का सोच सकते थे। और इसमें कहा जाता है कि जो बृहद स्नानागार है ये करीबन करीबन 900 स्क्वायर फुट का था। साथ साथ में यहाँ तक इस बृहद स्नानागार तक पानी पहुँचाने के लिए सिंधु नदी का यूज़ किया जाता था। साथ साथ में कहा जाता है कि बृहद स्नानागार में और तरीके से पानी पहुँचाया जाता है, तो उस चीज़ के लिए पास में ही कुआं बनाया गया था, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखें कि देखो ये बृहद स्नानागार जो था, बहुत बड़ा बार टब जो हमारे पास में, स्विमिंग पूल आप इसे कह सकते हैं। तो इस स्विमिंग पूल की जो लंबाई थी वो, या फिर है, हम कह सकते हैं 11.88 मीटर, तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी। और ध्यान रखें किताबों में कहीं कहीं पर इसे 10 मीटर भी बताया गया है, तो कोई समस्या नहीं है, आप इसे आंसर टू क्लिक कर सकते हैं। परंतु अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में 11 आए तो आप 11 पे क्लिक करेंगे, 11.88 आए तो आप 11.88 पर ही क्लिक करेंगे, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी चौड़ाई के बारे में। तो इसकी अगर चौड़ाई की देखें तो इसकी चौड़ाई बोली जाती है करीबन करीबन 7.01 मीटर। किताबों में आपको 7 मीटर भी मिल जाएगा, राइट। और गहराई की अगर बात करते हैं तो गहराई बोली जाती है इसकी 2.43 मीटर। तो 2.43 मीटर यानी कि 2.5 मीटर की करीबन करीबन इसकी गहराई है। चौड़ाई 7 मीटर है लगभग, और लंबाई है लगभग 12 मीटर या फिर 11 मीटर के बराबर, राइट। जो कि हमें कहां से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है पश्चिमी टीले से। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी टीले के बारे में। ध्यान रखें पूर्वी टीला जो था वो कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। जैसे कि हमारे पास में आज के समय पर भी अगर हम बात करते हैं, अपने क्षेत्रों को बांटने के लिए हम लोग अलग अलग सेक्टर नाम दे देते हैं। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे कि टीले को सेक्टर बोला जाता है, या फिर माउंड आप लोग कह सकते हैं, आप उसे सेक्टर कह सकते हैं। जैसे कि सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, या फिर इसी प्रकार से मैनी मोर। तो ध्यान रखें कि पूर्वी टीले को HR, DK, VS जैसे क्षेत्रों में बांटा गया था। तो और ध्यान रखें कि ये जो बीच में ये जो सड़क जाती थी, इस सड़क की जो चौड़ाई थी वो करीबन 10 मीटर बोली जाती है। और हर सड़क एक दूसरे को समकोण पर यानी कि राइट एंगल पर काटती है, इस बात को ध्यान रखें। और जब हम लोग पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग और सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो किस तरीके की हैं। ये ग्रिड पद्धति, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ग्रिड पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता को बसाया गया है, ये भी सिंधु सभ्यता चल रही थी, किस तरीके की चीज़ें हैं, वो सब का सब मैटर हम लोग निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे। कहाँ पर जब लास्ट की वीडियोस हमारी चल रही होंगी तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। साथ में ध्यान रखें ये जो मुख्य सड़क जाती थी, इस मुख्य सड़क को राजपथ बोला जाता था। जैसे कि आज के समय पर हम इसे NH बोल देते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे कह देते हैं। क्लियर हो गया। साथ में एक और बात को ध्यान रखें, ये जो सड़क हमारे पास में थी, इस सड़क को
पक्का करने के साक्ष्य, यानी कि सड़कें भी ईंटों से बनाई गई हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, कहा जाता है कि पूर्वी टीले से ही हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, एक सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है। और आपको पता है सूत यानी कि कपास से मिलता है, और कपास के बारे में आपने जरूर सुना होगा, रुई जिसे कि हम लोग नॉर्मली तौर पर बोल देते हैं। तो सूती कपड़े के अंदर लिपटा हुआ एक चाकू मिला है, और ये सूती कपड़ा जो है ये रेड कलर का सूती कपड़ा है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु आप इसे नोट डाउन जरूर करेंगे कि एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ क्या मिला है, एक हमको चाकू मिला है, और ये जो कपड़ा है ये सूती कपड़ा है और लाल कलर का है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इस जो HR जो क्षेत्र हमारे पास में है, वहां से हम लोगों को 10 इंच की एक डांसर की क्या मिली है, एक मूर्ति हम लोगों को मिली है। एक डांसर की मूर्ति मिली है, और ये डांसर जिसका फेस स्ट्रक्चर है, ये जो चेहरे की बनावट है, इसकी बॉडी की जो बनावट है, वो प्रोटोएस्ट्रोलॉइड प्रजाति की है। प्रोटोएस्ट्रोलॉइड एक्चुअली किसे बोला जाता है या फिर किन्हें कहा जाता है, कि वे लोग जिनके बाल हल्के घुंघराले होते हैं, हल्के कर्ली होते हैं, साथ साथ में होंठ मोटे होते हैं, नाक चौड़ी होती है, और आंखें भी थोड़ी बड़ी होती हैं, चेहरा लंबा होता है, और हाइट कुछ ज़्यादा नहीं होती है। यानी कि आप उसे शॉर्ट हाइट भी नहीं कह सकते, मध्यम हाइट आप उसे कह सकते हैं। क्लियर। और रंग के तौर पर ये सांवले कलर के होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। तो हमने क्लियर कर दिया कि प्रोटोएस्ट्रॉइड प्रजाति की ही ये 10 इंच की कांसे की डांसर की मूर्ति हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। आगे की बात करते हैं। देखिएगा, यही जो पूर्वी टीला है, इसी पूर्वी टीले से हम लोगों को 11 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। और ये जो 21 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। इस 21 मानव कंकाल प्राप्त होने के कारण और इनको दफनाया नहीं गया है, इसी वजह से हमने ये मान लिया कि हो सकता है कि मोहनजोदड़ो में क्या नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है। तो ये ऑब्वियसली तो हमने ये क्या समझ लिया कि यहां पर लोगों को क्या किया जाता होगा, जलाया जाता होगा। यानी कि प्रथा जो यहां पे चल रही है वो जलाने की प्रथा चल रही है। साथ साथ में एक और बात को आप लोग ध्यान रखें, यहां पे मेंशन नहीं किया हम लोगों ने, परंतु कहा जाता है कि इस पूर्वी टीले में करीबन हम लोगों को कितने 1200 क्या प्राप्त हुई हैं, 1200 मोहरें प्राप्त हुई हैं। और इन मोहरों में कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जिनको कि आप लोग अभिलेखीय लिखित मोहरें कह सकते हैं। और कहा जाता है, और ध्यान रखें कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होने वाले ये मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा मोहरें हैं, जिन पे कि कुछ बनाया हुआ है या फिर कुछ उन पर लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा जब हम लोग स्थल पढ़ रहे थे, वहां से भी हम लोगों को मोहरें प्राप्त हुई हैं, स्टाम्प प्राप्त हुए हैं, परंतु इन स्टाम्प पर आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और ना ही कुछ उस पर बनाया हुआ था, ना ही चित्र यानी कि, और ना ही कुछ उस पर लिखा हुआ था। परंतु मोहनजोदाड़ो में जो हमको प्राप्त हुई हैं स्टाम्प, उसमें क्या किया हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि 1200 मोहरें यहां से प्राप्त हुई हैं। दूसरी बात को ध्यान रखें कि जो 1200 मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो सेल खड़ी की बनाई हुई हैं। किसकी? सेल खड़ी की बनाई गई हैं। तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आप पूछ लिया जाए कि ये बताएगा कि मोहनजोदाड़ो से बनाई गई मोहनजोदाड़ो से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किस चीज की बनी हुई हैं, तो वो सेल खड़ी की बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में एक और बात को ध्यान रखें कि पूर्वी टीले से ही हम लोगों को बेलनाकार स्टाम्प भी प्राप्त हुए हैं। कौन से स्टाम्प? बेलनाकार स्टाम्प भी प्राप्त हुए हैं। और बेलनाकार स्टाम्प जो अगर हम ये बात करते हैं कि खासियत
कौन सी सभ्यता की है, तो बेलनाकार स्टाम्प, ध्यान रखें मेसोपोटामिया की खासियत है। जबकि बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खासियत है स्टाम्प बनाने की, तो वो वर्गाकार मोहर होगी। क्लियर? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास में हमने लास्ट टाइम पर पढ़ भी लिया था कि स्टुअर्ट पिगट ने साफ तौर पर एक बात कही कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदाड़ो है, उन वे जो दोनों हैं, दोनों के दोनों क्षेत्र स्थल हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, जुड़वा राजधानी है। ये हम लोग पहले भी जानकारी ले चुके हैं। तो चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए मोहनजोदाड़ो से एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई है जिसे कहा जाता है पशुपति शिव की मोहर। और ये जो पशुपति शिव की जो मोहर है, इस बात को ध्यान रखें, आपके जो इतिहासकार हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वे तो यहाँ तक कहना स्टार्ट कर दिया है ये जो मोहर है वो किस शिव की ना होकर वो बुद्ध की है। क्लियर? परंतु इस बात को ध्यान रखें कि बुद्ध का काल हमारे पास में कब का है और ये समझ सकते हैं कि शिव को कब से माना जाता है। तो अभी तो क्लियरिटी नहीं है एक्चुअली तौर पर कि किसको माना जाए, परंतु एग्जामिनेशन के पर्पस से आपको बस इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जॉन मार्शल ने ही ये कहा है कि मोहनजोदाड़ो से पशुओं के देवता पशुपति नाथ, जिनको कि पशुपति शिव का संज्ञा दी गई है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और देखिए जो एक्चुअली मोहर हमको प्राप्त हुई है, ध्यान रखें ये मोहर यहाँ से आधा कटी हुई है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि कंप्लीट मोहर नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये जो मोहर है और इसमें जो 3 मुख वाले किसी देवता की तस्वीर बनाई गई है, फिर जो चित्र का अंकन किया गया है वो उनके क्या हैं, 3 मुख वाले देवता होंगे। क्लियर? साथ साथ में उनके सर पर भी त्रिशूल की आकृति वाली चीज बनी हुई है और साथ साथ में उनके बॉडी पर भी इसी प्रकार से त्रिशूल की आकृति बनी हुई है। और कहा जाता है कि इनके चारों ओर, देखो इनको पशुपति शिव क्यों बोला गया, पशुपति नाथ क्यों बोला गया, क्योंकि इनके चारों ओर क्या प्राप्त हुए हैं, इनके चारों ओर पशु बनाए गए हैं। ध्यान रखें इंपॉर्टेंटली आपके पास में कि उत्तर की साइड पर हाथी हमारे पास में होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास भैंसा होगा, नीचे की साइड पर चीता होगा और गेंडा होगा राइट हैंड साइड पर। दूसरी बात को ध्यान रखें, ये हमारे पास में भैंसा है, ये हमारे पास में गेंडा है, ये हमारे पास में ऊपर की तरफ हाथी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। साथ साथ में ये जो पशुपति शिव की जो आकृति बनाई गई है, इसके पांव की साइड पर 2 हिरण बनाए गए हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। एक तो टूटा हुआ है परंतु एक हिरण यहां पर साफ आप लोग क्लियर देख सकते हैं। तो ये हमने क्लियर कर दिया कि पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है, जो कि 3 मुख वाले शिव आपके पास में होंगे, विच इज सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। देखो कहा जाता है कि दुनिया को कुएं की देन जो है वो हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर घर पर यहाँ पर कुएं प्राप्त हुए हैं, मोस्टली तौर पर लोगों के घर में कुएं बनाए गए थे और मोहनजोदाड़ो में से तो लगभग 700 से भी ज़्यादा हमको कुएं प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कुएं आपके सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्राप्त हुए हैं। साथ साथ में कहा जाता है कि इन लोगों का तंत्र मंत्र में भी काफ़ी सारा विश्वास था। आखिर हमने ऐसा क्यों माना? क्योंकि खुदाई में ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिससे हमने एक आइडिया लगाया कि हो सकता है कि यहाँ के लोग तंत्र विद्या को जानते होंगे। नेक्स्ट एक और बात को ध्यान रखें कि जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ 900 स्क्वायर फुट का मोहनजोदाड़ो में क्या प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़ा बाथ टब हमको प्राप्त हुआ है, स्विमिंग पूल प्राप्त हुआ है, जो कि कई 100 साल, हजारों साल पहले बनाया गया था।
परंतु रोमन बाथ आपने नाम सुना होगा, जो कि 70 एडी 70 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। परंतु ध्यान रखें कि रोमन बाथ बिल्कुल प्रसिद्ध है, परंतु वो हमारे जो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई स्विमिंग पूल है उससे कई गुना नया आप लोग कह सकते हैं। तो यानी कि मोहनजोदाड़ो में काफ़ी सारे लोग क्या थे, या फिर मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता के जो लोग थे कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के तौर पर कहें या फिर बहुत ज़्यादा तेज तर्रार थे। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ के लोगों को चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छे ढंग से आती थी, ऐसा हमको जानकारी मिलती है। क्यों आखिर हमने ऐसा कहा? क्योंकि जो इनके कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं, इन कंकालों में नकली दांत प्राप्त हुए हैं। तो यानी कि वह उस समय के लोग काफ़ी अच्छे खासे डेंटिस्ट भी हुए होंगे, वैज्ञानिक भी बहुत अच्छे खासे थे, क्योंकि अगर हमको नकली दांत प्राप्त हुए हैं तो ऑब्वियसली उनकी चिकित्सा पद्धति बहुत ज़्यादा विकसित होगी। साथ साथ में एक और बात को ध्यान रखें कि अभी भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता की पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कॉइन्स, सिक्के प्राप्त नहीं होते, किसी प्रकार की करेंसी प्राप्त नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर जरूर वस्तु विनिमय जरूर होता है, यानी कि बार्टर सिस्टम यहाँ पर चलता है। तो ये बात को जरूर आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नेक्स्ट स्थल को, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो चलिए आप लोग हमारे साथ में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।